Hello students, today we are going to start our first chapter of chemistry and that is the solid state. आज मैं आपको solid state का एक introduction दूंगा कि solid state क्या है, क्या क्या तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। सबसे पहले 9th क्लास से आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हो solid state के बारे में कि solid state क्या होता है। एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें मैटर के पास एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि यहाँ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि अ सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ द मैटर जो रिजिड होता है, हार्ड होता है एंड पॉजेज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अपना फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैटर जो है इतनी स्टेट्स में क्यों पाया जाता है। 5 स्टेट्स पढ़ते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट। मेनली तो वैसे तो आप 9th क्लास से इन्हीं 3 स्टेट्स को पढ़ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि 3 स्टेट एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है मैटर्स के अंदर कि 3 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। तो इन 3 स्टेट के एग्जिस्ट होने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों, जो 11th क्लास में भी आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हुआ है। द फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द सेकेंड इज द थर्मल एनर्जी। तो मैं आप लोगों के साथ इसी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये थर्मल एनर्जी क्या है जिसको अलग अलग स्टेट में लेके आता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में क्यों पाया जाता है। पहले हमने बात किया सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट है जो रिजिड है, हार्ड है, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट। लेट्स सपोज दैट मार्कर इज अ सॉलिड स्टेट, क्योंकि ये रिजिड है, फिक्स शेप है, जहाँ भी रखोगे एक सर्टेन स्पेस लेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द थर्मल एनर्जी। देखो बच्चों, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी स्टेट है बच्चों, ये एक मैटर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो इस मैटर्स के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये मैटर्स के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से एक फोर्स से जुड़े होते हैं। ये सारे पार्टिकल्स बच्चों आपस में एक फोर्स से जुड़े होते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो आप देख सकते हो ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो। तो अगर मान लो ये पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप खुद सोचो कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मान लो कि 2 मार्कर्स आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, बहुत क्लोज चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे। तो यही होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साइड आओगे तो आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी लार्ज मिलेगा। मतलब सॉलिड के केस में ये मॉलिक्यूल आपको बहुत ज़्यादा पास मिलेंगे, इसीलिए वो इतना ज़्यादा रिजिड होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में और सबसे ज़्यादा कम जो होता है वो होता है गैस में। इज इट क्लियर? व्हाट इज दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ही आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल बहुत पास है, मतलब सॉलिड स्टेट में है। अगर ये फोर्स वीक है तो पार्टिकल दूर है, इसका मतलब गैसेस स्टेट में। एंड द सेकेंड वन दैट इज द थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट। इन पार्टिकल्स के पास मोशन करने की क्या एबिलिटीज हैं, इन पार्टिकल के पास रेंडमनेस लाने की क्या एबिलिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। द एनर्जी पॉजेज बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ये मैटर जिस भी स्टेट से बना, मतलब ये पार्टिकल्स जो हैं, जो आपका मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके पास कितनी एनर्जी है। ऑब्वियसली बात है, अगर एनर्जी होगा तो ज़्यादा रेंडमनेस होगा, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेंडमनेस किसके अंदर होता है, गैस के अंदर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी किसके पास है, गैस के अंदर। तो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो पार्टिकल्स कैरी करते हैं, वो एनर्जी जो पार्टिकल कैरी करते हैं, मतलब पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं। तो रेंडमली मूव कर रहे हैं क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसके मूव करते हैं, गैस के, इसलिए गैस का थर्मल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस साइड जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो थर्मल एनर्जी है वो यहाँ पर बढ़ेगा।
मतलब आप सॉलिड के केस में देख रहे हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल पास है, और थर्मल एनर्जी सबसे कम है इसलिए पार्टिकल मूव भी नहीं कर सकते। यही दो रीज़न होते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो इतने पास और विदाउट मोशन में होते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाई सम मैटर आर सॉलिड, क्यों कुछ मैटर आपके सॉलिड होते हैं, तो बच्चों वहां 2 पॉइंट्स लिखने हैं। बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे तो पार्टिकल पास होंगे, इसका मतलब वो मूव नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड इज लो थर्मल एनर्जी। तो ये 2 रीजन है बच्चों जिसकी वजह से सॉलिड एग्जिस्ट करता है। कोई भी मैटर सॉलिड तब होता है जब उसके पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा हो ताकि वो क्लोज जाए और वो मूव ना कर सके, अपनी जगह से मूव ना कर सके। तो स्टूडेंट्स अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि सॉलिड की 2 कैटेगरीज होती हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों सॉलिड को 2 कैटेगरीज में डाला गया है। पहली कैटेगरी बनाई गई बच्चों वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी कैटेगरी जो बनाई गई है बच्चों वो है आपका, पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है बच्चों अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6 से 7 इसके बीच में डिफरेंस है बच्चों, जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों, क्या है, एक चीज आप इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक रेगुलर पेंटागन या पैटर्न है, ये रहा, फिर ये पैटर्न है, फिर यहाँ पैटर्न है, पैटर्न सॉरी हेक्सागन पैटर्न है। ठीक है, हेक्सागन पैटर्न आप देख रहे हो कि रेगुलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा सॉलिड हो जिसके पार्टिकल स्टूडेंट्स बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, तो वही लिखा है द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज हैं, एक शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। क्या मतलब है इसका, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों रेगुलर प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यही अरेंजमेंट बहुत देर तक रहेगा या कुछ देर तक रहेगा। मतलब दोनों तरीके के देखे जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी सॉलिड देखे जाते हैं क्रिस्टलाइन जिसमें एक रेगुलर पैटर्न लॉन्ग टाइम के लिए होता है, कुछ ऐसे भी देखे जाते हैं जिसमें रेगुलर पैटर्न एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बट वन थिंग इज क्लियर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर पैटर्न जरूर होगा। बट इन द सेकेंड केस आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एक रेगुलर पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो वही लिखा हुआ है वो कांस्टेंट पार्टिकल जिसमें, ऐसे सॉलिड जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना तो शॉर्ट के लिए होगा भी तो बहुत शॉर्ट है, नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर फैशन, हुआ तो बहुत शॉर्ट के लिए अदरवाइज होगा ही नहीं। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, कि अगर जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में है तो दैट इज क्रिस्टलाइन, और अगर रेगुलर पैटर्न में नहीं है तो दैट इज अमॉर्फस। जैसे ग्लास की 2 फॉर्म पाई जाती है स्टूडेंट, एक पाया जाता है क्वार्ट्ज और एक पाया जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज है वो तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पर जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये आपका अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस देयर विल नो एनी रेगुलर अरेंजमेंट। अगर यहाँ अरेंजमेंट है तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो छोटे टाइम के लिए भी और लंबे टाइम इंटरवल्स के लिए भी, बट वहाँ कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। देखो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया डायग्राम कि आपने जब क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट देखा था तो एक रेगुलर अरेंजमेंट था, हेक्सागन शेप था, लॉन्ग टाइम तक हेक्सागन शेप ही था। तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, आप उसको कह सकते हो कि भाई हेक्सागन शेप है, पेंटागन शेप है, ठीक है, या ट्राइगोनल शेप है या स्क्वायर प्लेनर है। तो एक पर्टिकुलर शेप का नाम दे सकते हो, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दे सकते हो आप उसको। तो वही लिखा है स्टूडेंट्स, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इसके पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। पर आप देख रहे थे एमॉर्फस का जब डायग्राम, तो आप देख रहे थे वहां किसी भी तरीके का एक रेगुलर पैटर्न नहीं था, इसलिए यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा है बच्चों, दे हैव इरेगुलर शेप। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मीन्स अगर मान लो ये सॉलिड स्टूडेंट 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हैं
तो ये 70 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर जाके मेल्ट होंगे, एग्जैक्ट 70 पे मेल्ट हो जाएंगे। जैसे हम कई बार क्लास में बोलते हैं कि स्टूडेंट शार्प 8 o'clock आप क्लास में पहुंच जाओ, तो शार्प का मतलब हुआ कि 8 o'clock एग्जैक्टली पहुंच जाना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अलग बात है कि बच्चे एक रेंज ऑफ टाइम पर वहां पर पहुंच पाते हैं। जैसे अमॉर्फस के साथ होता है बच्चों, ये मेल्ट तो होता है पर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब जैसे हो गया 70 से लेके 80 के बीच में, तो इसके बीच में ही अपने आप को मेल्ट करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स नहीं है, बट मेल्ट तो होगा, पर उन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर एनिसोट्रॉपिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर इस सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ो, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जब आप डिस्कस करते हो, इसको स्टडी करते हो अलग अलग डायरेक्शन से, कभी एक्स डायरेक्शन से, कभी वाई एक्सिस डायरेक्शन से, कभी जेड एक्सिस डायरेक्शन से, तो आप देखोगे कि इनकी सारी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से अलग अलग आती है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था इसके बारे में, कि अच्छा अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अपने आप को मेल्ट कर लेता है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, तो हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू क्यों आ रही है बच्चों। मैं भी आपको थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, वहां आप देखना इसको हर डायरेक्शन से जब मेजर किया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आती है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, दे आर आइसोट्रॉपिक। अगर आप इसको चाहे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी या इसका इंडेक्स किसी भी डायरेक्शन से मेजर करोगे, यू गॉट द सेम वैल्यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। इफ वी गेट द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, that is anisotropic, but if we get the same value from any direction, that is isotropic। और ये चीज आपके अमॉर्फस में होता है। तो क्या देखा, क्रिस्टलाइन रेगुलर अरेंजमेंट है, वही रेगुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे मेल्ट नहीं होगा, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। ये हर डायरेक्शन पे वैल्यू अलग अलग शो करता है, बट ये हर डायरेक्शन में जो वैल्यूज है वो सेम शो करता है स्टूडेंट। उसके बाद दे अंडरगो क्लीन क्लेवेज। क्लीन क्लेवेज का मतलब होता है जैसे बच्चों में पनीर का टुकड़ा है आपके पास, अगर आप उसको कट करोगे एक शार्प नाइफ से, तो आप क्या देखोगे, बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन वो कट हो जाएगा। लेकिन उसी चीज को अगर मतलब आप एक लकड़ी के टुकड़े को कट कर रहे होगे, तो कई केस में आपको इरेगुलरिटीज नजर आएंगी, जो चीज आपको अमॉर्फस सॉलिड में नजर आता है। मतलब इसको जब कट किया जाता है तो बिल्कुल शार्प कट लगता है बच्चों, पर यहां कोई ऐसा शार्प कट नहीं लगता है, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड, मतलब सॉलिड के बारे में जो कुछ पढ़ा है वो सारी चीजें हमें इसके अंदर नजर आएंगी कि रिजिड है, हार्ड है, फ्लो नहीं करता है, एक पर्टिकुलर शेप में रहता है। ये सब चीजें आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड नजर आएंगी, पर बच्चों अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। इसको हम सीडो सॉलिड कहते हैं। सीडोपोडिया होता है, पैर तो हैं पर फॉल्स फीट है, पैर जैसे हैं वैसे ये सॉलिड है पर सॉलिड जैसा है। सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं होती। पता है आपको इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की कि ये बिल्कुल फ्लूइड की तरह बह सकता है, फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर। पर ये नहीं कि आप सॉलिड लाए और मेल्ट होना शुरू हो गया, वो पिघलना शुरू हो गया, वो फ्लो करना शुरू हो गया। बहुत साल, बहुत महीने लग जाते हैं इस चीज को नीचे की तरफ फ्लो डाउन होने में, पर हो तो रहा है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, सीडो सॉलिड कहते हैं। तो एक